हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, द एंड ऑफ नाटो। जी हाँ, आज मैं नाटो पे बात करने वाला हूं। क्या ये नाटो समूह, नाटो अलायंस कोलैप्स हो सकता है? और सवाल ये भी उठता है कि क्या आज की स्थिति में नाटो अलायंस की जरूरत है? एक और सवाल ये उठता है कि भाई, यदि ये नाटो अलायंस समाप्त होने के कगार पे आ रहा है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्या कारण है? और यदि ये नाटो अलायंस समाप्त होता है तो ये वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट को कैसे इंपैक्ट करेगा? दोस्तों, आज ये जियो पॉलिटिकल और फाइनेंस का जहां संगम होता है, उस पार्ट को लेके मैं आज आपके सामने अपने विचार रखने आया हूं। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, इसकी शुरुआत अप्रैल 1949 में हुई थी। 12 राष्ट्र थे इसके ओरिजिनल फाउंडर। उसके बाद में 1952 में ग्रीस और तुर्की जुड़े, 1956 में जर्मनी जुड़ा और 19 वेस्ट जर्मनी, और 1982 में स्पेन जुड़ा। तो ये शीत युद्ध समाप्त होने के पहले तक नाटो के 16 मेंबर्स थे। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद में बहुत सारे राष्ट्र जो पहले वॉर्सा पैक्ट के अंतर्गत रशिया के साथ में थे, उनमें से बहुत सारे राष्ट्र छिटक के जो है वो नाटो के पार्ट बन गए। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि नाटो का उदय हुआ क्यों? आपको पता है कि शीत युद्ध के दरमियान रशिया और अमेरिका में एक जंग जैसी, एक शीत जंग जैसी स्थिति बनी हुई थी। दोनों राष्ट्र जो हैं वो अपने मानसिकता से मैच करने वाले, अपने बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी थॉट से मैच करने वाले, जो शासन करने का जो तंत्र है उससे मैच करने वाले राष्ट्रों का समूह बन के दूसरे समूह के ऊपर में अपना बोलबाला दिखाना चाहते थे। अब तो इसी के अंतर्गत जितने भी राष्ट्रों ने कम्युनिज्म अपनाया, जैसे कि युगोस्लाविया के बाद में टूट के 6 अलग अलग राष्ट्र बने। बोस्निया हर्जेगोविना हुआ, मॉन्टेनिग्रो हुआ, सर्बिया हुआ, स्लोवाकिया हुआ। ये सारे जो राष्ट्र हैं ये युगोस्लाविया से टूट के बने हुए राष्ट्र हैं। वहीं चेकोस्लोवाकिया भी इसका पार्ट था। चेकोस्लोवाकिया भी 2 पार्ट में टूटा 1990 के बाद में, एक चेक गणराज्य, दूसरा स्लोवेनिया। और जो इस पूरे गुट का, वॉर्सा पैक्ट का जो आप कह लीजिए कि सरदार था, लीडर था, रशिया, वो 1989-90 में आपको मालूम है कि बहुत बुरी स्थिति रशिया की हो चुकी थी अफगानिस्तान वॉर के कारण, और वॉर्सा पैक्ट के देशों के ऊपर में उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। और 1991 में जाके रशिया एक राष्ट्र 15 अलग राष्ट्रों में उसका विभाजन हो गया, टूट गया। दोस्तों, सबसे पहले रशिया से अलग जो हुए थे वो बाल्टिक राष्ट्र थे, लातविया, लिथुएनिया, और एक और राष्ट्र है मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। लातविया और लिथुएनिया, ये 2 राष्ट्र, और एक और थर्ड राष्ट्र जो है, ये 3 राष्ट्र अलग हुए। और 1995 या 1999 में ये तीनों राष्ट्र जो है नाटो के पार्ट बन गए। इस तरीके से नाटो का धीरे धीरे जो है विस्तार हुआ। आज नाटो में 32 राष्ट्र हैं। नाटो का उदय जो हुआ था वो रशिया की हेजेमनी, कम्युनिज्म का स्प्रेड कैपिटलिस्ट कंट्री पे ना फैले, इसको चेक में रखने के लिए बेसिकली हुआ था। पर आज की डेट में ना तो वॉर्सा पैक्ट है, ना रशिया उतना स्ट्रांग नेशन है। तो सवाल तो ये उठता ही है कि फिर नाटो की क्या जरूरत है, जब नाटो का जेनेसिस जो था, नाटो का जो बीजारोपण हुआ, वही हुआ वॉर्सा पैक्ट या रशिया के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए, उनको चेक और बैलेंस में रखने के लिए। यदि वही नहीं बचे तो फिर क्या अर्थ है नाटो का? दोस्तों, अब आपका ये सवाल आएगा कि मैं क्यों आज नाटो पे बात करूं। 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो भी जनरल सेक्रेटरी नाटो के उनके बाजू में बैठे थे, मार्क रटे पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, आज वो नाटो के जनरल सेक्रेटरी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत आप कह लीजिए कि पक्षधर माने जाते हैं, मतलब प्रो डोनाल्ड ट्रंप उनको माना जाता है।
उसमें ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि वो नाटो के यूरोपियन राष्ट्रों से खुश नहीं है, और खास तौर पे स्पेन का उन्होंने नाम लिया, जिसने 1982 में नाटो को ज्वाइन किया था, बहुत बाद में। और उसके बाद से स्पेन नाटो का पार्ट है, परंतु जिस तरीके से तेवर दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के, मुझे लग रहा है कि या तो स्पेन बाहर जाएगा या अमेरिका बाहर जाएगा। देखिए हो क्या रहा है। अब जो समझने वाली चीज जो है वो मैं अब यहां से शुरू करता हूं। नाटो का जब उदय हुआ था तब वो हुआ था रशिया के खिलाफ, परंतु आज जो अमेरिका का सबसे बड़ा सरदर्द है वो रशिया नहीं है, वो चाइना है। और चाइना को कंटेन करने के लिए नाटो के पास में कोई पॉलिसी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए भी खफा है कि यूरोपियन कंट्रीज ने अपने पूरे मार्केट चाइना के लिए खोल रखे हैं, ये समझते हुए, ये जानते बूझते हुए कि नाटो का जो मुखिया राष्ट्र है या इन यूरोपियन कंट्रीज का जो मित्र राष्ट्र है अमेरिका, उसका जो आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन है, कॉम्पिटिटर कहना चाहिए, दुश्मन नहीं, कॉम्पिटिटर जो है, प्रतिद्वंदी जो है वो चाइना है। और चाइना को कंटेन करने के लिए किसी भी तरीके से हम देख नहीं रहे हैं कि कोई दूसरे यूरोपियन राष्ट्र बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ, ना केवल डोनाल्ड ट्रंप की बात है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा एक वर्ग है अमेरिका में जिसका मानना है कि जितने भी यूरोपियन राष्ट्र हैं, खासतौर पे यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, ये फ्री लोडर्स है। फ्री लोडर्स का अर्थ क्या हुआ कि ये खुद तो डिफेंस पे कुछ खर्चा नहीं करते हैं और अपने पैसे जो है अपने देश के लोगों को जो है मस्त ऐश कराने के लिए, सोशल सिक्योरिटी, उनको पेंशन मिल रहा है, बढ़िया जो है चाइल्ड केयर मिल रहा है, सब कुछ उनको जो है इस टाइप की, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को स्टाइपेंड मिल रहा है, ये सब चीजों में वो पैसे लगा रहे हैं। परंतु अपनी डिफेंस की, अपनी रक्षा की जिम्मेदारी जो है उन्होंने अमेरिका पे ढकेल दी है। तो वो अपना पैसा जो है, रेवेन्यू जो है, वो तो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं कर रहे और वो चाह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो सबकी रक्षा करे। अब जब तक अमेरिका बहुत कह लीजिए कि आर्थिक रूप से सशक्त था तब तक ये बात अमेरिका डाइजेस्ट करता आया, परंतु आज अमेरिका की स्थिति भी बहुत बुरी है। अमेरिका के अंदर में ट्विन डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट आपको पता है दोस्तों, 1.8 ट्रिलियन डॉलर का, लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का फिस्कल डेफिसिट है। और यही ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी उसका लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है, 850-900 बिलियन डॉलर के आसपास में। तो अमेरिका का ये मानना है कि भाई हम तो डिफेंस, और उसके बाद भी अमेरिका ने टारगेट रखा है इस साल का डिफेंस बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर का। अब 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आप पकड़ लीजिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी लगभग 5% अमेरिका डिफेंस बजट के लिए रखना चाह रहा है। वहीं ये जितने भी यूरोपीय राष्ट्र हैं जिनको अमेरिका मानता है कि ये फुकटखोर हैं, फुकटखोरी की आदत इनको लग गई है और ये फ्री लोडर्स हैं, ये राष्ट्र 2.5% भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार नहीं है। इनको जो है पसीना छूट रहा है। जर्मनी ने बोला है कि वो 2.7% ऑफ जीडीपी जो है वो 2027 तक कर लेगा। ब्रिटेन भी बोल रहा है कि भाई हम 2029 तक का हमें समय दो। और बाकी जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, स्पेन वेन, वो बोलते भाई हमको किसी से बैर ही नहीं है, हम किसी पे अटैक करने जा ही नहीं रहे, हम तो सोशलिस्ट कंट्री हैं। पेड्रो सांचेज जो स्पेन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी मुखिया है, पेड्रो सांचेज स्पेन के, वो सोशलिस्ट पार्टी से आते हैं। उनका मानना है कि भाई हम तो अपने देश के लोगों को जो है सब सेवाएं सुविधाएं देंगे और जो बचेगा फिर उससे हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर करेंगे। अमेरिका के बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, और खासतौर पे जो वहां पे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, कि यूरोपियन जो राष्ट्र है वो चीटिंग भी कर रहे हैं अमेरिका के साथ। अब चीटिंग कैसे कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ब्रिटेन जो है वो पेंशन में जो पैसा आ रहा है जो अपने सैनिकों को दे रहा है उसको भी डिफेंस एक्सपेंडिचर में मान रहा है, जबकि डिफेंस एक्सपेंडिचर का अर्थ नाटो के हिसाब से ये है कि जो एक्टिंग डिफेंस पर्सन है या जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा कर रहे हो वही डिफेंस एक्सपेंडिचर है।
तो इन्होंने पेंशन को भी ठूस दिया है डिफेंस एक्सपेंडिचर में। वहीं दूसरी तरफ चेकोस्लोवाकिया, चेक गणराज्य जो है वो, और आपका पोलैंड, ये लोग जो है, हालांकि पोलैंड से अमेरिका खुश है, यही एक ऐसा राष्ट्र है पूरे नाटो में जिसने 4% के आसपास पिछले साल डिफेंस बजट में खर्च किया था। तो कुछ राष्ट्र ऐसे हैं चेक गणराज्य टाइप, या आप कह लीजिए कि जो बाल्टिक वाले हैं, लिथुएनिया और ये सब, ये राष्ट्र जो है अपने इधर यदि रेलवे लाइन भी बनाते हैं, सड़क भी बनाते हैं जो रशिया को टच करती है, तो उसको भी बोलते हैं कि भाई ये जो है ये हमारा ये है, क्या बोलते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को भी डिफेंस एक्सपेंडिचर में ठूस लो, ये सब अकाउंटिंग गिमिक्स है। आप पेंशन को भी डिफेंस एक्सपेंडिचर में डाल रहे हो। कुछ यूरोपियन राष्ट्र ऐसे जो बोल रहे हैं कि हम आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, और ये आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली अमेरिकन कंपनीज को बाहर करने का एक रास्ता तैयार वो लोग कर रहे हैं। तो ये आईटी एक्सपेंडिचर को भी वो डिफेंस बजट में काउंट करके बोल रहे हैं भाई हमने 2.5% कर लिया। तो ये सब जो चीजें हैं इससे अमेरिकन बहुत ज्यादा नाखुश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टर्म में कहा था कि 3.5% जीडीपी का होना चाहिए डिफेंस एक्सपेंडिचर। मार्क रटे बार बार ये बात कर रहे हैं कि 3.5% सारे यूरोपियन राष्ट्रों को अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर करना चाहिए। पर डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंड टर्म में आते ही इस 3.5% के बैरियर को बढ़ा के 5% कर दिया, 5-5.5% कर दिया। और लीड बाय एग्जांपल उन्होंने ना केवल बढ़ाया बल्कि वो खुद अपने देश में मांग कर रहे हैं कांग्रेस से, जिसमें सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, कि भाई आप 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो एलोकेट करो अमेरिका के डिफेंस के लिए। तो दोस्तों मोटा मोटी समझने वाली बात है कि अमेरिका को यह समझ में आ रहा है कि जो उसके सहयोगी राष्ट्र है वो अपना ड्यू जो है वो ड्यू पूरा कर नहीं रहे, और उनका ये मानना है कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कल को अगर पुतिन ने उठ के हमला कर डाला आपके ऊपर में तो आप हमसे उम्मीद करोगे कि हम आपको बचाने आए, जैसे हिटलर ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939-40 में अटैक किया था, अमेरिका कूदा और अमेरिका और वहां से रशिया भी कूदा, दोनों के कूदने के कारण ही हिटलर की हार हुई। परंतु कहने का अर्थ ये कि अमेरिका का ये मानना है कि भैया हमको कमजोर पार्टनर्स नहीं चाहिए, हमको सशक्त पार्टनर्स चाहिए, और आप लोग अपने आप को सशक्त बनाने के लिए एक्सपेंडिचर करो, खर्चा करो, R&D में इन्वेस्टमेंट करो, आप पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन है, बहुत बड़ा विवाद का विषय है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड किसी भी तरीके से अमेरिका के अधीन रहे, क्योंकि ग्रीनलैंड में ऐसा बताया जाता है कि काफी सारे बैटरी एलिमेंट्स और काफी सारे क्रिटिकल मिनरल्स जो है, रेयर अर्थ मेटल्स, इन सब की जो है भंडार होने की जो है वो आशंका जाहिर की जा रही है। तो अमेरिका का कहना है कि भैया ये भंडार हमको चाहिए। डेनमार्क के अंडर में आज की डेट में ग्रीनलैंड आता है, उन्होंने कहा डेनमार्क को करना क्या, छोटा सा राष्ट्र है, किसी से लड़ाई भी नहीं होती है, तो ये जो पार्ट है ये हमको दे दो। अब दोस्तों जैसे ही ट्रंप ने ये बात कही सारे यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र एक हो गए और उन्होंने कहा कि डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यदि अमेरिका ने ये दुस्साहस करने का प्रयत्न किया तो हम अपने मित्र राष्ट्र यानी डेनमार्क का युद्ध में समर्थन करेंगे। दोस्तों आर्टिकल 5 जो है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आर्टिकल 5 नाटो का ये कहता है कि एक मुल्क यदि दूसरे मुल्क पे हमला करता है, मतलब किसी भी मुल्क के ऊपर में हमला होता है नाटो के जो मेंबर्स हैं, तो ये माना जाएगा कि ये बाकी सारे राष्ट्रों पे हमला हुआ और सब मिलके जवाब देंगे। इसमें कुछ अपवाद भी रहे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये चीज को बड़ी सख्ती से अमल किया गया है। 1952 में जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीस और तुर्की नाटो का भाग बने थे। ग्रीस और तुर्की के बीच में 1970 में भी युद्ध हुआ है, 60 में भी मुठभेड़ हुआ है, बाद में भी मुठभेड़ हुआ है, परंतु इन दोनों के युद्ध में नाटो राष्ट्रों ने किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया था। तो अब सवाल ये बन रहा है कि भैया अगर ग्रीनलैंड पे जोर जबरदस्ती अमेरिका करता है तब क्या। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बारी जो है वो एक सिग्नल दिया है, उपहास किया है कि यदि कल को पुतिन हमला करें यूरोपियन यूनियन पे तो हम तो बीच में नहीं आएंगे,
अब सवाल ये भी उठा कि अगर पुतिन करेंगे तो किस पे कर सकते हैं, तो यूक्रेन से तो ऑलरेडी युद्ध में है ही, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, परंतु 2023 में फिनलैंड नाटो का मेंबर बना था, 2024 में स्वीडन नाटो का मेंबर बना था, और 1990s में जहां तक मुझे याद आ रहा है बाल्टिक राष्ट्र जो है लिथुएनिया और लाटविया और एक और राष्ट्र, ये तीनों जो है ये नाटो के मेंबर बने थे। तो नाटो का मेंबर बनने के बाद में मतलब आई मीन ये जो नाटो के मेंबर्स बने हैं और जो क्लोज हैं आपके इससे रशिया से, वो कंट्रीज के ऊपर में तो भाई एक तलवार लटकी हुई है कि कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी जो है ये अमेरिका जो है, हाँ ये तीसरे राष्ट्र का नाम है एस्टोनिया, ESTONIA, एस्टोनिया जो है वो लाटविया और लिथुएनिया के साथ में एस्टोनिया को माना जाता है कि वो एक बाल्टिक राष्ट्र है, और एस्टोनिया जो है वो नाटो का मेंबर है। तो अगर पुतिन हमला करेंगे, हालांकि करेंगे नहीं, बट अगर किए तो मेरी आशंका है कि ये फिनलैंड जो 2023 में मेंबर बना है, या स्वीडन जो 2024 में बना है, या जो पहले बाल्टिक राष्ट्र थे, इनमें से किसी के ऊपर में अटैक हो सकता है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि पुतिन बुरी तरीके से उलझे हुए हैं यूक्रेन में। पर मैंने ये बात क्यों बाहर निकाली? मैंने इसलिए निकाली कि यदि ये ऐसा होता है तो मुझे किसी भी तरीके से उम्मीद नहीं दिख रही है कि अमेरिका प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगा नाटो को, क्योंकि ईरान युद्ध में जिस तरीके से भूमिका निभाई, जितने भी यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र हैं, खासतौर पे जो नाटो मेंबर्स हैं, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके इस रवैये से बहुत ज्यादा नाखुश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, और वो मौका देख रहे हैं कि कब जो है वो बदला ले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि पुतिन ने किया कुछ आक्रमण तो हो सकता है अमेरिका ना आए। अब सवाल ये उठता है कि भाई आज की डेट में अमेरिका को किससे परेशानी है? आज की डेट में अमेरिका को परेशानी है चाइना से, और चाइना को कंटेन करने के लिए आज की डेट में कोई भी यूरोपियन राष्ट्र जो है वो दिख नहीं रहा है कि अमेरिका के साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़ा हुआ हो। चाइना से सारी ये कंट्रीज रेयर अर्थ मेटल्स मंगाती हैं, अमेरिका भी मंगाता है, जाहिर सी बात है। परंतु अमेरिका को जो खल रहा है वो ये खल रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने पूरी तरीके से चाइना की ईवी गाड़ियों के लिए अपना मार्केट खोल दिया, और ये ईवी गाड़ियों के लिए मार्केट खोलने के कारण ना केवल जर्मनी के जो राष्ट्र हैं उनके जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, खासतौर पे जर्मनी की, यूरोपियन राष्ट्रों की सभी को धक्का लगा है, पर जर्मनी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, और हाल फिलहाल के दिनों में इन लोगों ने टैरिफ भी बढ़ाया है। परंतु ऑलरेडी BYD इतना अंदर घुस चुका है, जो चाइनीज ईवी कंपनी है, कि और कैटल CATL जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैटरी मेकर है, ठीक है, ईवी व्हीकल्स के लिए, ये दोनों बहुत अंदर तक यूरोपियन यूनियन में पेनिट्रेट कर चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि महान बेवकूफ है ये यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र, जो इस तरीके से मौका दे रहे हैं चाइनीज कंपनीज को यूरोप में फैलने में, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं यूरोप के हर राष्ट्र को चाइनीज कंपनी, ऐसा उनका मानना है। साथ और यही ईवी का और ज्यादा फैलाव ना हो, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल के ऊपर में यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रों को फोकस करने के लिए कहा है। बट ऑयल एक इतनी ज्यादा वोलेटाइल कमोडिटी है कि कभी इजराइल हमला कर दे ईरान पे या कहीं कुछ हो जाए, ऑयल एकदम तेजी से ऊपर जाता है। तो यूरोपियन राष्ट्र जो है वो ऑयल पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, इसीलिए वो ऑयल से अपना जो है थोड़ा सा ध्यान भटका रहे हैं, वो ईवी की तरफ, सस्टेनेबिलिटी के नाम पे जो है ईवी की तरफ सब बढ़े चले जा रहे हैं। ये भी एक इनके गुस्से का जो है कारण बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप के, कि यूरोपियन यूनियन ऐसे डिसीजन ले रहा है जिससे चाइनीज कंपनीज को फायदा हो रहा है। तो चाइना को किसी भी तरीके से आर्थिक और सामरिक रूप से रोकने में जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रथम उद्देश्य है, उसमें यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र जो है कुछ बहुत ज्यादा सकारात्मक भूमिका निभाते हुए नजर नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे ट्रंप चिढ़े हुए हैं यूरोपियन यूनियन से। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर इतना ज्यादा विद्वेष, इतना ज्यादा कलह कलेश चल रहा है नाटो मेंबर्स के बीच में, तो इसका वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? दोस्तों, यदि ये जितने भी राष्ट्र हैं यूरोपियन यूनियन के, खासतौर पे
ये सारे राष्ट्रों पे डेट टू जीडीपी रेशियो इन सभी राष्ट्रों का बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये अमेरिका की तरह सशक्त भी नहीं है। अमेरिका का मेन पावर डॉलर है, डॉलर छापता रहता है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं है। बट ये यूरोपियन यूनियन के जो राष्ट्र हैं, यूरो की अभी वो प्राथमिकता, मतलब वो सिक्योरिटी नहीं बनी है जो डॉलर की है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले साल गोल्ड जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर के बाद में सबसे बड़ा कंपोनेंट बन गया वर्ल्ड ओवर, जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो इसीलिए ये गोल्ड जो है इसने बेसिकली यूरो को रिप्लेस किया। पहले यूरो सेकंड नंबर पे था, गोल्ड हो गया। तो यूरो की डिमांड कम हो रही है, यूरो का प्रभाव भी कम हो रहा है, और राष्ट्रों को समझ में आ रहा है, अलग अलग राष्ट्रों को, मुल्कों को, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे, कि यूरोप वो वैसी शक्ति नहीं है जैसा हमने सोचा था। तो अब होगा ये कि यदि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये सारे यूरोपियन राष्ट्रों को अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। सबका डेट टू जीडीपी हाई है, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर करने के लिए ये मार्केट से बोरो करेंगे, क्योंकि ये अपनी सोशल एक्टिविटीज बंद नहीं कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हर जगह, इसीलिए मार्केट से जब बोरिंग बढ़ेगी तो वर्ल्ड ओवर बॉन्ड प्राइसेस जो हैं वो घटेंगे और बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर इन कंट्रीज को पैसे देंगे वो बोलेंगे आपको पैसा देना बड़ा रिस्की है, तो हमको रिस्क प्रीमियम दीजिए, हमको ज्यादा आप इंटरेस्ट रेट दीजिए। तो यदि इंटरेस्ट रेट, यदि बॉन्ड यील्ड बढ़ता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है, या कनाडा भी हो गया, कनाडा भी अमेरिका से अपना पिंड छुड़ाना चाहता है, और कनाडा बहुत ही क्लोजली यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रों के साथ में काम कर रहा है कि अमेरिका से कैसे भी उसको मुक्ति मिले। तो यदि इन राष्ट्रों ने, ये जो G7 के राष्ट्र है, कनाडा भी G7 का पार्ट है, इटली भी है, हालांकि इन दोनों राष्ट्रों की इकोनॉमी भारत से कम है, यहां तक कि ब्रिटेन की इकोनॉमी भी भारत से कम है, आपका फ्रांस की इकोनॉमी भी भारत से कम है, परंतु ये सारे राष्ट्र G7 के पार्ट है। इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है, भले जीडीपी ज्यादा रहे। अब जाहिर सी बात है, ये 2 करोड़ 3 करोड़ आबादी वाले राष्ट्र हैं, बहुत हुआ तो 5 करोड़ आबादी वाले राष्ट्र हैं। भारत 140 करोड़, 130 135 करोड़ चाइना, तो पर कैपिटा इनकम तो कम होगा ही भाई, इसमें सवाल ही नहीं उठता। इतनी ज्यादा जनता है तो पर कैपिटा इनकम कम रहेगा, पर जीडीपी हमारा ज्यादा है इन सभी मुल्कों से, तो भी ना चाइना G7 का पार्ट है ना इंडिया पार्ट है। खैर वो अलग बात है। तो कहने का अर्थ है कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेगा G7 कंट्रीज का। बॉन्ड यील्ड यदि G7 कंट्रीज का बढ़ा, अगर इन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए लोन लिया, तो दोस्तों इसके बहुत भारी दुष्परिणाम जो है वो वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट पे हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और फैक्टर, जो कल मैंने आपको 2 फैक्टर्स बताए थे जिसके बेसिस पे मैंने कहा था कि मैं क्यों मंदड़िया हो गया हूं। तीसरा जो एक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर है वो बढ़ता हुआ डिफेंस एक्सपेंडिचर, और उसके बेसिस पे वर्ल्ड ओवर बॉन्ड यील्ड बढ़ सकता है, उसकी आशंका ये भी मेरे को काफी बेरिश बना रही है। दोस्तों धीरे धीरे करके मैं सारे आपको लॉजिक रीजंस बता रहा हूं, सो दैट आप भी अपनी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो शुरू कर सके। कल के वीडियो पे किसी महानुभाव ने लिखा है, मैंने बताया कि मेरा पेड वीडियो आने वाला है। कल के वीडियो में मैंने अनाउंस किया था 20 जुलाई को अकाउंटिंग फ्रॉड्स को ध्यान में ले रख के वो बनाया गया, और मैंने कहा था कि प्रीमियम मेंबरशिप आप ज्वाइन करें तो आप देख सकते हैं 799 रुपीज उसकी फीस है। और नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप मेरे को पेमेंट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9860317209 है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं और मुझे बाद में उसका रिसिप्ट भेज सकते हैं। अब एक महानुभाव ने कल मैसेज में लिखा कि आपके जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब हम आपको पेमेंट करेंगे। अब भाई फ्री के वीडियो देखने तो आप आ जा रहे हो, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनने तक के लिए पेमेंट करने के लिए क्यों वेट करो? तो जो इस तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं, इससे मैं मन बना रहा हूं कि धीरे धीरे पूरा चैनल ही मैं पेड कर दूं। यानी मंथली आप 100-200 जो भी मैं सोचूंगा वो पेमेंट करेंगे, आप देखेंगे, उसके बाद ही आप देख पाएंगे। क्योंकि इस तरीके के वक्तव्य जो है ये मेरे को चिढ़ा देते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ के, सोच समझ के, फैक्ट्स ला के, रिसर्च करके मैं चीजें आपके पास लाता हूं। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका एक कॉस्ट है, और यदि वो कॉस्ट
बियर आप नहीं कर रहे कोई बात नहीं, पर आप आलतू फालतू के कमेंट मेरे वीडियो पे आके लिखेंगे, वॉल पे आके लिखेंगे, तो इसका जो दुष्परिणाम है वो आपको झेलना पड़ेगा। यूट्यूब से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15,000 रुपए भी नहीं मिलते। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं महीने में 15,000 रुपए भी यूट्यूब से नहीं अर्निंग होती है। ठीक है, तो आप लोग जो ये सोचते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत पैसे कमा रहे हैं, ऐसा है नहीं। आप लोगों को पूरी बातें मालूम नहीं है, इसलिए कमेंट करने के पहले 10 बार सोच समझ के आप लोग कमेंट किया कीजिए। आप फुकट का ज्ञान लेने के लिए तो आ रहे हैं, देख रहे हैं, पर पेमेंट करने के लिए आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक का वेट करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि क्या सोच के इस तरीके का कमेंट किया गया है। इस तरीके के कमेंट मुझे कंपेल कर रहे हैं कि पूरे ही वीडियोस में पेड बना दूं, पूरा चैनल ही पेड बना दूं। जल्दी मैं इस पे विचार करूंगा और जब भी मन बना लूंगा आप लोगों को जरूर इत्तला करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।